मैट्रिक्स गिवन है हमको A इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस आई एंड 1 माइनस आई। हमसे पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हर्मिटियन है, स्क्यू हर्मिटियन है, या फिर जो ए बार का ट्रांसपोज प्लस ए वो हर्मिटियन है, ए बार का ट्रांसपोज प्लस ए जो है वो स्क्यू हर्मिटियन है। तो देखते हैं हर्मिटियन होता क्या है। सबसे पहले हर्मिटियन से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि स्क्यू हर्मिटियन और हर्मिटियन जो है और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू हर्मिटियन। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर जो वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके। स्क्यू हर्मिटियन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स का पहले क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो ए मैट्रिक्स है वो हर्मिटियन है। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए का कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है हम वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई था तो हमसे प्लस आई कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्लस आई है तो माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई। ओके। तो ये हमें मिल गया स्टूडेंट्स ए का बार, मतलब ए का कॉन्जुगेट। अब हम जैसा हमने गिवन कंडीशन को लिखा हुआ है कि हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या जो हमारा कॉन्जुगेट लेने के बाद जो हमने ट्रांसपोज किया है क्या वो ए के इक्वल है? क्या वो ए के इक्वल है? नहीं है। क्या वो माइनस ए के इक्वल है? नहीं है। अगर जो ए के इक्वल होता तो हर्मिटियन होता। कैसा होता? हर्मिटियन। अगर जो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो कैसा होता? स्क्यू हर्मिटियन। नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है और सेकंड ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है हमारा ए बार का ट्रांसपोज प्लस ए, ये हर्मिटियन है। ये क्या है? हर्मिटियन। ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है। इसे प्रूफ करने के लिए ये हर्मिटियन है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे का मैं बार करूं, इस पूरे का मैं बार करूं, फिर उसका ट्रांसपोज लूं और वो किसके इक्वल आ जाए? इसी के इक्वल आ जाए। तो हम कह देंगे कि ए बार का ट्रांसपोज प्लस जो ए है वो कैसा होगा? हर्मिटियन होगा। कैसा होगा? हर्मिटियन होगा। ओके। तो हम ए का बार उसका ट्रांसपोज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ए का बार, ए का ट्रांसपोज हमारे पास है, उसमें एक और ऐड कर देते हैं, उसका बार लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है। ओके। तो ए का बार और ए का ट्रांसपोज, ए के बार का ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है, उसे ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को। ए यहाँ पे है, ए के बार का ट्रांसपोज यहाँ पे है, ऐड करता हूँ। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 आई और आई, 2 आई। ठीक है। माइनस आई और आई, माइनस का 2 आई। ओके। 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, आई से आई कैंसिल तो 2 आ गया। ओके। ये हमारा सिर्फ ए का बार का ट्रांसपोज प्लस ए आया है। इसका हम क्या करेंगे? बार लेंगे। क्या लेंगे? बार लेंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करेंगे। क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जहां पर इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उस साइन को चेंज कर दो। ठीक है। बार का मतलब बार लिया तो क्या हुआ? रियल पार्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। अब हम बार तक पहुंच चुके हैं, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लिया इसका, ट्रांसपोज का मतलब है रो को चेंज कर दिया कॉलम्स में। ठीक है। अब देखते हैं क्या जो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज आया है, क्या ये ट्रांसपोज इसके बाहर का ट्रांसपोज जो आया है ये क्या इसके इक्वल है? ये कहां निकाला हुआ है मैंने? ये निकाला हुआ है यहाँ पे। देखो ये और ये दोनों इक्वल है। देखिए ए के बार का ट्रांसपोज प्लस ए के बार का, ए टोटल के बार का ट्रांसपोज
जो आया है वो a के बार के ट्रांसपोज प्लस a के इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा a के बार का ट्रांसपोज प्लस a जो है वो कैसा होगा, हर्मिटियन होगा। मैंने बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के बार का जो ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हर्मिटियन मैट्रिक्स। कैसा है, हर्मिटियन। अगर तो माइनस के इक्वल आता तो कैसा होता, स्क्वायर हर्मिटियन। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया हुआ एक्सप्रेशन 2x² माइनस x की पावर 10 कह रहा है कि वो टर्म बताइए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी हमें वो टर्म बतानी है जिसमें x की पावर क्या है, 0। ओके, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले x प्लस a की पावर 10 से कंपेयर करते हैं, जहां से x की वैल्यू 2x², a की वैल्यू माइनस x और n की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, अब मैं उस टर्म को लेट कर लेता हूं जिसमें x की पावर 0 है, यानी जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है उसको मैं लेट कर लेता हूं tr+1। इसका फॉर्मूला हमें पता है ncr, x की पावर n माइनस r, a की पावर r। ओके, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यू देता हूं n की 10 cr, x की वैल्यू है अपना 2/x की पावर n माइनस r इनटू माइनस √x की पावर r। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हमें चाहिए x की पावर 0। ठीक है, तो मैं ऐसा r चूज करूंगा, या n की वैल्यू पुट कर देते 10। मैं ऐसा r चूज करूंगा जिससे जो डिनोमिनेटर में जितनी x की पावर है और जितनी न्यूमरेटर में x की पावर है वो कैंसिल आउट हो जाए। उससे पावर कितनी आ जाएगी, 0, और जो टर्म मेरे पास बचेगी वो हो जाएगी हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे x जो है वो x² है, x पूरा 2/x² है ना। ओके ठीक है, मैं ऐसा r लेट करता हूं जिससे x की पावर क्या हो जाए, 0। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर जो मैं देखो r को 8 लेट करूं तो क्या होगा, x की पावर 2 जो नीचे है डिनोमिनेटर में 10 माइनस 8 यानी 2, तो x की पावर 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में टोटल पावर हो गई 4 अंडर x की पावर 8, इसका मतलब न्यूमरेटर में पावर कितनी हो गई, 4, कैंसिल आउट होगा, कितनी पावर बची x की, 0। अब किस वैल्यू पर x की पावर 0 आ रही है, r की 8 वैल्यू पर। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूं 10 c, r की वैल्यू 8, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा पूरा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 की पावर 10 माइनस r की वैल्यू 8। ठीक है, ये वो टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके पेपर में ही करना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं वैसे 1 + 2x - x² की होल पावर 6 इक्वल टू a0 + a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 a12x की पावर 12। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन की। ओके ठीक है, a12। ठीक है, देखिए ये जो राइट हैंड साइड है और जो ये है कुछ मैच चल रहा है, a0 a1 a1 a2 a2 आगे a3 a12 a12। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं और इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करूं तो मुझे x की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए मैं x की यहाँ पे -1 वैल्यू पुट करूं तो क्या मुझे राइट हैंड साइड पर ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो मुझे निकालना है। देखो मिल जाएगा a0 माइनस a1 -1 होल स्क्वायर प्लस होता है a2, ऐसा करके देखो पूरा एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। बस मुझे लेफ्ट की तरफ जो x की वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है 20c n + 2। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20। ठीक है, ये कह देगा या ये कह देगा, बात एक ही है। ठीक है, ओके ये किसके इक्वल दे रखा है, 20c n + 2 इक्वल दे रखा है 20c n - 2 के। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, इसे डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, इससे इसे कंपेयर कर देंगे, n + 2 = n - 2, n से n कैंसिल हो गया। क्या 2 = -2 होता है, नहीं, ऐसे डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके एक फॉर्मूला हमें पता होता है, NCR जो होता है वो होता है NCn - R के। इसका प्रूफ भी है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां से भी निकालो देखो इस तरीके से एन फैक्टोरियल अपॉन, यही तो आर है, इसे आर कंसीडर करो, आपने फॉर्मूला तो एनसीआर पढ़ा है ना, तो क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, फिर क्या होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर करूंगा तो क्या बचेगा, देखो यही दोनों एक्सप्रेशन सेम बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, तो इसका मतलब एनसीआर को मैं लिख सकता हूं एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, जो मुझे इक्वल टू दे रखा है इनको मैं देखो कैसे चेंज करता हूं, 20 सी एन प्लस 2 इक्वल टू 20 सी एन माइनस आर, तो 20 में से जब n माइनस 2 जाएगा तो देखो ये बचेगा 22 माइनस n, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब n से n कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमें n की ही वैल्यू निकालनी है, और n कैंसिल हो जाएगा तो कैसा होगा, n को उधर ले आए तो 2n इक्वल टू 2 को उधर ले गए 20, तो n की वैल्यू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या है, k की वैल्यू निकालिए। ये डिटरमिनेंट कैसा दिया हुआ है, सिंगुलर, कैसा दिया हुआ है, सिंगुलर। देखो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, कभी कभी ऐसा करते थे कि a का मॉड निकालते थे, अगर जो नॉट इक्वल टू 0 आता था तो हम a इनवर्स निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे ना। ओके, अगर जो ये तब क्या होता था, नॉन सिंगुलर, ठीक है, तब हम a इनवर्स निकाल पाते थे। अब कह रहा है कि अगर जो सिंगुलर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0, तो k की वैल्यू निकालिए। तो इसको 0 पे इक्वल पुट कर दो, यहां से एक्सपेंड करोगे तो आप k की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। एक्सपेंड करना मैंने पहले पार्ट 1 में बताया हुआ है आपको, कैसे एक्सपेंड करते हैं। कोशिश करो कि कहीं से 0 क्रिएट हो जाए, ज्यादा बेटर है। देखो इसमें से इसे माइनस कर दो, क्या r2 टेंस टू r2 माइनस r3, देखो 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 k 4, ये तो सेम रहेगा r1 में, यहां से इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे माइनस k माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस k माइनस 1, दो 0 हो गई। C1 के रिस्पेक्ट में आप क्या कर देना, एक्सपेंड, मेरी प्रीवियस ईयर पार्ट 1 की वीडियो देखना, उसमें मैंने एक्सपेंड करना सिखाया हुआ है, ठीक है। k की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी जब इक्वेशन सॉल्व करो और इन केस मान लो ऐसा आए, इन केस, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ आएगा क्योंकि मुझे नहीं पता स्टेप क्या है, सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे स्टेप पे कहीं रुकता है क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसा वाला, और k से k कैंसिल कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना, ओके। ध्यान रखना, अगर जो प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x की वैल्यू दी हुई है आपको, x इक्वल टू log c a b, ओके। y की वैल्यू दे रखी है log a b c, z की वैल्यू दे रखी है log b c a। ये ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ऑब्जर्व करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने ऑप्शंस को अगर तो बहुत आराम से देखा होगा, कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, देखो पहले वाले ऑप्शन में कभी लॉग मल्टीप्लाई में कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, log a into log b into log c, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। पहला ऑप्शन से तो कुछ काम होने वाला है नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, log जब ऐड होता है तो ये प्रॉपर्टी शो करता है, ऐड होने के बाद log ab, ठीक है, ये प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ओके। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इसे देखते हैं अभी सेकंड ऑप्शन को, एक मिनट के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 प्लस x टू द होल पावर माइनस 1, 1 प्लस y टू द होल पावर माइनस 1, 1 प्लस z टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है, ओके। मैं 1 प्लस x इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इस बस इतने को, ठीक है, फिर देखता हूं क्या होता है, ठीक है। 1 प्लस x की वैल्यू रखी है log ab, ठीक है, की पावर माइनस 1, ओके। तो यहां से अगर जो इसे लिखूं तो 1 बाई 1 प्लस log ab, ठीक है, इतना हो गया, ओके। यहां से इतना आ गया। नेक्स्ट मेरा अगर जो मैं करूं 1 प्लस y टू दी होल पावर माइनस 1, मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूं log a प्लस log b में, ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस वाले 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 1 के एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूं, देखिए कैसे लिख रहा हूं। इसमें बेस है जो c दे रखा है, थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मैं एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा log ab अपॉन log c, e बेस पर। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं किसी भी बेस पर log को ब्रेक कर सकता हूं, किसी भी बेस पर।
जैसे मान लो log a बेस b है, मैं ऐसे लिख सकता हूं log b बाई log a। कौन से बेस पर? e बेस पर। कौन से बेस पर? 2 बेस पर। कौन से बेस पर? 3 बेस पर। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या होगा देखते हैं। मैं क्या करता हूं 1 बाई 1 प्लस log e बेस a प्लस log b इस वाली प्रॉपर्टी से डिवाइडेड बाय log c। यहां पे मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा log a प्लस log b प्लस log c ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी चीज को ऑब्जर्व किया था इस क्वेश्चन में ऑप्शन से। देखिए ये log a प्लस log b प्लस log c फर्स्ट टर्म में बनेगा, log a प्लस log b प्लस log c सेकंड टर्म में बनेगा जब हम 1 प्लस y की होल पावर माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही log a प्लस log b प्लस log c जो है वो 1 प्लस z की होल पावर माइनस 1 में भी बनेगा। जब मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो ऊपर देखिए log e बेस c, ऐसे ही log e बेस b आएगा, ऐसे ही log e बेस a आएगा। ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएंगे और दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कर लेना चेक, 1 ही आएगा इसी तरीके से जैसे ये आया है। एक्सप्रेशन सेम डिनोमिनेटर हर कंडीशन में बनेगा। मैं एक और कंडीशन बना के दिखा देता हूं आपको वेटिंग नहीं हो रहा तो देखिए 1 प्लस y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू को मैं थोड़ा डायरेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं इससे पहले सीधे ही 1 बाई 1 प्लस log क्या है ये a बेस bc, तो मैं इसे लिख सकता हूं bc अपॉन log a। ठीक है, मैंने ब्रेक कर लिया। अब मैं इसे लिख सकता हूं log b प्लस log c, तो मैं log a ऐसे लूंगा log a प्लस log b प्लस log c, log a ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही तीनों एक्सप्रेशन में आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में log a प्लस log b प्लस log c कॉमन आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे आपको अगर जो पहले ही थिंकिंग जो लेवल है आपका, आप पहले ही सोच के चलो कि कौन सी टर्म बन रही है मेरी। जैसा मैंने सोचा कि हाँ भाई सी ऑप्शन में ऐसी टर्म बन रही है और सी ऑप्शन के पहले एक्सप्रेशन में भी ऐसी बन रही है, दूसरे में भी ऐसी बन रही है और तीसरे में भी ऐसी बन रही है। तो तीनों डिनोमिनेटर जो एक जैसे होंगे और ऊपर प्लस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना थॉट प्रोसेस आपका काम करना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हुआ है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1.5 के, लेस देन इक्वल टू है 4.5 के। अब इनमें से किस एक्सप्रेशन से x की ये वैल्यूज आएंगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो इसमें देखो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ये साइन है, एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है। तो जब ऑलरेडी x की वैल्यूज मेरी इक्वल टू भी दे रखी हैं, तो क्या कभी मेरा जो आंसर है वो ग्रेटर देन और लेस देन आ सकता है? नहीं, या तो आएगा इस तरीके से एक्सप्रेशन या आएगा इस तरीके से। यानी सी और डी में से एक ऑप्शन है। तो पहले सी को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी होता है सॉल्व करना। इनइक्वालिटी तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। ये तो ये क्वेश्चन 90% लोग गलत करते हैं ऐसा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। इसमें वेवी कर्व मेथड लगता है जब दो फैक्टर बनना है। ये वेवी कर्व मेथड तब लगता है जब हम फैक्टर क्रिएट कर ले। देखो दो फैक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं पहला फैक्टर x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, किस वैल्यू पे 0 हो रहा है 3/2 पे, किस पे वैल्यू हो रहा है 3/2 पे। दूसरा किस पे हो रहा है 4/2। देखो 3/2 से 4/2 आ गई तो नंबर लाइन पे बिल्कुल। अब हमें क्या पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है। हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। कैसे, प्लस माइनस प्लस, ये ट्रिक है, एक ट्रिक। प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन, और ठीक है यहां राइट से लेफ्ट हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। प्लस का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन। ओके, अच्छा एक मिनट, यहाँ ये 3/2 पर 0 होता है, ये 9/2 पर। ठीक है, सॉरी 4/2 मिल गया। देखो अब मुझे एक तो ग्रेटर देन लेना है और एक इक्वल टू लेना है। ओके ठीक है, मुझे ग्रेटर देन वाली कंडीशन में देखता हूँ कौन कौन से। इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है। बेटा नंबर लाइन पढ़ी होगी सब लोगों ने, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बीच में 0, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, ओके। यहां से अगर तो देखूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 3/2। क्या 3/2 मुझे लेना है? हाँ, क्योंकि कह रहा है इक्वल टू वाली भी कंडीशन ले सकते हो। ठीक है, ये वाला साइन लगता है जब हम लेते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और 9/2 से लेकर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज। क्या मेरा जो एक्सप्रेशन है जो ऊपर दे रखा था, क्या x की वैल्यू ये है 3, हाँ है 3/2 से लेकर 4.5 यानी 9/2 तक। ये क्या कर रहा है 3/2 तक, फिर 9/2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये
सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी देखने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया 15 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है आपको व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 आपको दिए हुए हैं सर्कल्स, 5 सर्कल्स दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पॉइंट कितने हैं इंटरसेक्शन, अगर जो वो नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक सर्कल नहीं है। ऐसा नहीं कि पांचों सर्कल एक ये दूसरा भी है तीसरा भी है, या फिर एक ऐसे और दूसरा इसी के ऊपर है तो तीसरा वाला है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो है वो कट कर रहे हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब पूरे पे कोई सर्कल जो है हर जगह कट करके जाए, ठीक है, उसके ऊपर ही हो एकदम, तो नॉन ओवरलैपिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताइए इंटरसेक्शन के लिए मुझे कम से कम 2 सर्कल्स की जरूरत है। आपने क्वेश्चन करा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हैंडशेक वाला। हैंडशेक में क्या होता है कि इतने पार्टी में लोग हैं और कुछ बंदे आए, वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, कितने तरीके से हैंडशेक हो सकते हैं, किन किन लोगों से, ऐसा क्वेश्चन पड़ा होगा। ठीक है, तो ये बताइए हैंडशेक के लिए कम से कम मुझे 2 हैंड चाहिए ना, तभी तो शेक होगा, तभी तो हाथ मिलेगा। तो ऐसे ही अगर जो सर्कल्स मेरे कट कर रहे हैं तो कम से कम 2 सर्कल्स चाहिए कट करने के लिए, तो 5 में से कम 2 सर्कल्स चाहिए। ठीक है, इतने वेज हो गए, ठीक है, कट होने के। अब ये देखिए कि जब 2 सर्कल्स कट करते हैं तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं हमारे पास, 2। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गई। ये आपका फाइनल आंसर है, इतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये एक वेन डायग्राम है जिसमें हम आपको देख रहे होंगे कि 3 जो है वो अलग अलग हमें दिए हुए हैं जो डायग्रामेटिक फॉर्म में वेन डायग्राम। ओके, तो क्या कहा है उसने, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, x y z जो है वो 3 सेट है। ठीक है, 3 सेट दिए हुए हैं। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z बी डिनोटेड बाय n of z। n of z मतलब नंबर ऑफ z जो है, z के कितने एलिमेंट हैं, देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ये x सेट है, y है, z है। तो z में जितने नंबर दिए हुए हैं वो उसने बताया हुआ है कि 90 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन y एंड z आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 में है किसके एलिमेंट, y और z के। देखो z के एलिमेंट हमें ऑलरेडी 90 दे रखे हैं, तो जब रेशियो है देखो 5 18 90, मतलब इस रेशियो में निकाल दूं तो z के एलिमेंट 90 है, इसका मतलब इस रेशियो का 18 टाइम्स है, तो इस रेशियो का 18 टाइम्स निकालूंगा तो क्या आएगा 72। यानी जो y सेट है उसमें कितने एलिमेंट है 72। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि y में कितने एलिमेंट है, उसने पूछा है कि b कितने एलिमेंट अपने पास रख रहा है। अब देखिए y कहां से कहां तक है, ये पूरा y है, तो ये जो b है सिर्फ इतना है, b सिर्फ इतना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस b को मैं प्लस करता हूं, अगर तो b के जो एलिमेंट दिए हुए हैं ऑलरेडी 16 18 और 17 इन सबको, तो मेरा 51 आता है। देखिए 18 17 35 और 16 51, टोटल 51 है मेरे पास। तो ये वाले 51 है, टोटल 72 है, तो मुझे b मिल जाएगा। देखो टोटल y के जो एलिमेंट हैं वो 72 हैं, अभी निकाले हैं हमने, और जो ये वाले एलिमेंट हैं वो कितने हैं 51, तो हमारा जो 21 है वही तो क्या बचेगा b। ओके, देखो नेक्स्ट फिर 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस बार तो उसने एक्सप्रेशन खुद ही दे रखा है। क्या दे रखा है, n of x plus n of y plus n of z माइनस इनका इंटरसेक्शन, दो का इंटरसेक्शन दे रखा है, फिर तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यूज निकालिए। ठीक है, ओके, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है, ये वाली चीज यहाँ पे देखें वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, n of x क्या है, x में टोटल कितने एलिमेंट है, देखिए टोटल कितने आ रहे हैं, इनको ऐड करो प्लस a ये वाला है बेटा, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो x के पूरे निकालूंगा तो ये तो होंगे 16 प्लस 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 46 प्लस a 46 प्लस a, ये हो रखा है n of x प्लस n of y कितने हैं अभी 51 प्लस b, n of z कितने हैं, n of z टोटल। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में आप देखो कि कोई भी जो मेरा ऑप्शन है उसमें सी नहीं है, इसका मतलब मुझे n of z पूरा यूज करना है। n of z जो पूरा दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90, तो n of z हो गया 90।
माइनस यहां से एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई के बीच में कहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हो रहा, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है हमारा 34, ठीक है, माइनस ऐसे ही यहां पे वाई और जेड का इंटरसेक्शन कितना हो गया 35, ऐसे ही जेड और एक्स का इंटरसेक्शन कितना हो गया 30। अब देखिए प्लस में क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों में है, ये वाला पार्ट देखो y के अंदर भी आ रहा है, x के अंदर भी आ रहा है, ये वाला पार्ट और हमारे z के अंदर भी आ रहा है, तो ये जो है n ऑफ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, इन तीन को क्या करना है प्लस, क्योंकि एक्सप्रेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इन सबको प्लस कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है, a प्लस b तो अलग आ जाएगा, ठीक है, इन नंबर्स को आप ऐड कीजिए, जो भी आया वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 18 देखते हैं, एक ही जो क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ना x में है ना y में है ना z में है, ठीक है, वो p हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x के कॉम्प्लीमेंट में कितने हमारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, x के कॉम्प्लीमेंट में कितने हमारे एलिमेंट होंगे। देखो p क्या है, p क्या है, p है 0, कह रहा है x y z तीनों में से किसी में भी नहीं है, भाई कहीं पे भी मैं अगर जो डॉट रख दूंगा कहीं ना कहीं है, तो ये z में है, ये y और z दोनों में है, ये तीनों में है, इसका मतलब p जो है वो 0 है, बस दिया हुआ है उसने, ठीक है, कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं, x के कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है जो x में x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा समझाता हूं, जैसे x प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x मिला के क्या होता है हमारा x कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, देखो मैं दिखाता हूं डायग्राम से, p के अलावा ये x है पूरा, ये पूरा x है, ठीक है, ये पार्ट जो है मेरा, ये वाला पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन में आ गया, ये वाला पार्ट भी मेरा इंटरसेक्शन में आ गया, ये जो पार्ट है वो ओनली x है, क्या है, ओनली x, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो देखो इस x के अलावा ये भी x है बेटा, ये ओनली x है, ये x है, दोनों में अंतर समझना, ये ओनली x है, देखो इसके एलिमेंट क्या y में है नहीं है, z में है नहीं है, ये ओनली x है और ये पूरा x है, तो कह रहा है x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो x में ना हो, देखो x कहां तक है, यहां तक, इसके अलावा जो भी बचा वो x में नहीं होगा, तो क्या क्या चीजें हैं जो x में नहीं होंगी, c प्लस 17 प्लस b, कितना होगा c प्लस 17 प्लस b, ये ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन में दे रखा है उसने p और b के टर्म्स में, इसका मतलब मुझे c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, c की वैल्यू हमने कहीं निकाली है, c क्या है हमारा, c की वैल्यू निकाली होगी कहीं पे हमने, c z में आ रहा है, ओके, c की वैल्यू हमारे पास, हाँ मैंने अभी नहीं निकाली है, ठीक है, b की वैल्यू तो हमारे पास है, c की वैल्यू नहीं है, ठीक है, b की वैल्यू 21 है, c की वैल्यू नहीं, निकाल लेते हैं। देखो ये जो टोटल है हमारा z कितना है, टोटल 90, ठीक है, 90 है हमारा z, इक्वल टू किसके इक्वल है वो पूरा z, इन चारों का जो सम है 17 प्लस 18 प्लस इतना, तो 90 में से मेरे अकॉर्डिंग 47 बैठेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 43, तो c की वैल्यू 43 रखूंगा तो p प्लस d प्लस 43 प्लस 17 कितना हो जाएगा 60, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। c मैंने इसलिए एलिमिनेट करा क्योंकि ऑप्शन में c है नहीं, p और b के फॉर्म में है पूरा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 40 अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन sin x plus sin y इक्वल टू cos y minus cos x, y दिया हुआ है कि हमारा y जो है वो x से क्या है, लेस देन है, 0 से ग्रेटर देन है, और जो मेरा x है वो क्या है, पाई बाय 2 से छोटा है, मतलब y भी पाई बाय 2 से छोटा है, x भी पाई बाय 2 से छोटा है, और x जो है वो y से ग्रेटर देन है। इनका रोल होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए x माइनस वाई दिया हुआ है, इनके साथ y माइनस एक्स करके आपका एक्सप्रेशन आ जाता है सॉल्व करने पर। आप सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, y माइनस एक्स कहीं फंस रहा है तो आपको उसे x माइनस वाई में चेंज करना है। कहने का मतलब ये है कि x बड़ा है y से, अगर तो इस एक्सप्रेशन को करोगे तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है, ओके। इसलिए ये वाला जो कंडीशन है वो देता है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 इनटू cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। ऐसे इधर फॉर्मूला लगेगा, ये वाली टर्म कट जाएगी, डिवाइड होके tan x माइनस y बाय 2 की वैल्यू निकल जाएगी, बहुत आराम से। देखिए मैं कर देता हूँ 1 मिनट, अगर जो प्रॉब्लम है।
2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। डी क्या है मेरा, ये cos c माइनस cos d, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। sin x माइनस y डिवाइड बाई 2 अपॉन cos x माइनस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा, ठीक है। ओके, तो देखिए एक आपको मैं थोड़ा बताता हूं कि जो z होता है, अगर जो मैं उसका मॉड निकालूं और उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालूं तो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। देखो मैं करके दिखाता हूं। लेट z क्या है, a प्लस आई बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो पहले वाले में क्या है, रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। दूसरे वाले में क्या है, कॉन्जुगेट वाले में रियल पार्ट हमारा a है, इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस b है। देखिए दोनों का मॉडुलस सेम आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए अब आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा। देखिए क्या ये और ये आपस में कॉन्जुगेट नहीं है? इसको अगर जो मैं अपनी तरफ से z कह दूं तो ये क्या है, z बार, ठीक है। कह रहा है इसका मॉडुलस बताइए। इसका मॉडुलस पूछा है, इसका मॉडुलस पूछा है, ठीक है। ओके, तो जब डिवाइड में मॉडुलस होता है हमारा तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो गया। अभी मैंने बताया कि जो हमारे z होता है और z बार का जो मॉडुलस होता है वो आपस में इक्वल आते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है तो आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, ओके, कह रहा है इफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines x plus 2 y plus 2 and kx plus y plus 2 equal to 0 is -1, -1। सर्कमसेंटर दिया हुआ है -1, -1। then what is the value of k? k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखते हैं एक बार। दिया हुआ है, इसको मैं x plus 2 को लिखता हूं x equal to -2, y plus 2 को y equal to -2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है, मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। x equal to -2 ये लाइन होगी, x equal to -2, ऐसे ही y equal to -2 ये लाइन होगी। अब तीसरी लाइन मुझे पता नहीं है कहां पर है, कोई नहीं, मैं करता हूं ऐसे ही, ठीक है। मैं इसको, ये तो रैंडम है, पता नहीं कहां पे होगी, ठीक है। x equal to -2 यहां पे आ गई, y equal to, अरे y equal to ये +2 होती है, ठीक है, सॉरी यहां पे आ गई करीब, ठीक है। एक मिनट, ये x equal to -2 हो गया, ये y equal to क्या हो गया अपना -2। अब लाइट कर लेते हैं कहीं पे भी, ये वाली इक्वेशन है, पता है नहीं है कि कहां पर है, ठीक है। तो लाइट कर लेते हैं यहां पर है, कहीं भी मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, रैंडम मान लो अभी ऐसे, ठीक है। अब मैं करता हूँ इनके इंटरसेक्शन निकालता हूँ, क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ सारी साइड्स के, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो आपस में अपने आप ही x equal to -2 और y equal to -2 पर ही कट कर रही होंगी, ऑलरेडी दिया हुआ है ये दोनों लाइंस इसी पर, ये दोनों लाइंस तो x equal to -2 y equal to -2, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो बहुत आराम से निकल गया, ठीक है। ओके, अब मैं करता हूँ इस लाइन का, जो मुझे लाइन नहीं पता उसके साथ इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करता हूँ, और इस लाइन का इसके साथ, ठीक है। मैं पुट करता हूँ x equal to -2 इस वाली इक्वेशन में, तो k -2 plus y plus 2 equal to 0, यहाँ से आया -2k plus y plus 2 equal to 0, यहाँ से आया y आ गया 2k -2, किस वैल्यू पर आया है, x की -2 वैल्यू पर, ठीक है। तो मेरा ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, तो x equal to -2 ही तो कट कर रहा है इस लाइन को, तो ये आ गया -2 हमारा 2k -2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट y equal to -2 पुट करता हूं, यहां पे देखो -2 पुट करूंगा, -2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देखो y equal to -2 यही तो है, इस अननोन लाइन को कहां कट कर रहा है, x की किस वैल्यू पर, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी थी, -2, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए। ओके, अब हमको सर्कमसेंटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कमसेंटर। एक मिनट, साइंस
पूछी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। देखिए अब थोड़ा मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर पॉइंट है -2, 2k -2, यहाँ पर पॉइंट है -2, -2 और यहाँ पर पॉइंट है 0, -2। सरकम सेंटर क्या होता है हमारा? सरकम सेंटर होता है जब हम साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो लाइन है वो इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर भी होती है और क्या होती है, इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे इसको। तो ये होता है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर से हम वर्टिसेस तक की डिस्टेंस लेकर एक सरकम सेंटर बनाते हैं, सॉरी सरकम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, सरकम सेंटर से लेकर इस वाले वर्टिसेस तक रेडियस होगी। ये वाली भी क्या होगी? रेडियस होगी। ये वाली भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं, देखो इन दोनों रेडियस को इक्वल करने का, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। k की वैल्यू चाहिए हमें, तो k वाले को पकड़ो। इससे ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको? -1, -1। तो इस वाले पॉइंट से इस तक की डिस्टेंस को इक्वल कर दूंगा मैं, इससे लेके इस तक की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस। यहां से k की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। ये आप करेंगे, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही होगा। दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देना, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। दिया है ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट है 2,5, 5,3। पूछ रहा है BC की डिस्टेंस क्या होगी। देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जो हम इस वाली साइड और इस वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये लाइन जो होती है वो इस बेस के पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। और क्या होती है? इस बेस की आधी होती है, इस बेस की आधी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स। भाई ये आधी है तो ये 2 टाइम्स है इस वाली डिस्टेंस के। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, जो भी डिस्टेंस है उसका डबल कर देना, वो BC हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैं पार्ट 1 में पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भैया और सर ने मतलब पहले वाले पार्ट में तो परेशान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। ठीक है, जैसे 63 क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बच्चे बेवजह कंफ्यूज हो रहे होंगे। कह रहा है ये क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशियोज। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो किसी ने क्या करा होगा? पहले ने कोसाइंस में चेंज करा होगा, फिर उसका मॉडुलस दिया होगा, ये करा होगा, वो करा होगा। अरे सीधे पता है, कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो सबको याद है, 1 होता है। कोई भी कंडीशन पुट कर लो, इसमें कंडीशन चेंज करी, आप घबरा गए। अरे इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें तो देखना भी नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर तो ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इस डायरेक्शन कोसाइंस, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इस डायरेक्शन कोसाइंस, तो 1 होता है। कुछ मत देखो किसी भी चीज को। 64, अरे जब 2D में कितने पार्ट्स में होता है? 4 में। 3D में कितने पार्ट्स में होता है? 8 में। करके देख लेना कितने पार्ट्स में होता है, अज्यूम करके 8 पार्ट्स में होता है। कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 65, एकदम इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेक्ट 5 यूनिट ऑन द z एक्सिस एंड इज पैरेलल टू xy प्लेन। xy प्लेन के पैरेलल दे रखा है, इस प्लेन पे क्या है? पैरेलल। और वो जो प्लेन है जो xy के पैरेलल है और z को कट कर रहा है किस पर? 5 यूनिट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखो इसमें भी ऑप्शन से देख लेते हैं आप। जो बी ऑप्शन है उसमें जो xy प्लेन के पैरेलल होगा, इसका मतलब x प्लेन में कितना चला है? 0। y प्लेन में कितना चला है? 0। सिर्फ किस प्लेन में चला है? z प्लेन में। कितना चला है? 5। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे इजी क्वेश्चन जो है देखो 69 कह रहा है a क्रॉस b जो है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस है उसका स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 144। कह रहा है a का मॉडुलस 4 है, b का मॉडुलस बताइए। देखो a क्रॉस b का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है? ab sin थीटा। a क्रॉस b तो इतना होता है, लेकिन मॉडुलस इतना होता है सिर्फ। ये क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? क्या है ये? यूनिट वेक्टर। तो अगर जो मुझे मॉड लेना है सिर्फ मॉड इतना होता है। समझ में आ गई? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों का जो मॉडुलस है उसका जो स्क्वायर, तो यहां से अगर तो मैं निकालूं तो ये दे रखा है a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। भाई a क्रॉस b का मॉडुलस a b sin थीटा तो है, उसका स्क्वायर दे रखा है, ये हो गया। प्लस a डॉट b क्या होता है? a डॉट b होता है a b cos थीटा। उसमें कोई यूनिट वेक्टर होता ही नहीं है, पूरा मैग्नीट्यूड होता है। तो a b cos थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। देखो a डॉट b का स्क्वायर दे रखा है
उसके मॉडुलस क्या होता है, ए बी cos थीटा स्क्वायर करना है, हो गया स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये वैल्यू दे रखी है आपको 144 के इक्वल, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 144, वैल्यू दे रखी है कि 4 बी निकल जाएगी। अरे मॉडुलस ऑफ ए दे रखा है, इसका मतलब ए तो है, मॉडुलस का मतलब ये भी ए आपको दिया हुआ है कितना 4, बी निकल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 70 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, कह रहा है क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए क्या होता है, तीनों वेक्टर्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। देखो तीनों को मैं कैसे करता हूं, ऐसे करना है, ऐसे छोटा सा i j k लिख लो, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है, छोटा सा i j k लिख लो। देखो i पहले वेक्टर में i का कोएफिशिएंट कितना है 2, j का कितना है 3, k का कितना है 1, दूसरे वाले वेक्टर में कितना है 1 2 -3, तीसरे वाले में कितना है, i का है नहीं, j का कितना है 1, k का कितना है p। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करना, एक एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू 0, फैक्टर बनेंगे, आराम से यहां से p की वैल्यू निकल जाएगी। 71 नंबर क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, बहुत इजी क्वेश्चन, किसी भी बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्वेश्चन करे। x की वैल्यू पुट कर देखो, 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म में क्या होता है, LH रूल लगता है, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग। पर एक बात इसमें नोट करने वाली बात क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है जिसकी लिमिट दे रखी होती है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या करता है, ऐसा एक्सप्रेशन आता है x टेंड्स टू समथिंग a, यहां लिखेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस y का डिफरेंशिएशन करते हैं 2y डिवाइड बाय dx। नहीं बेटा, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट हैं। ये लोग बताते नहीं है इस बात को, बताते हैं कि जो यहाँ पे दे रखा होता है कि किसकी लिमिट है, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे देखो x दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो y कांस्टेंट होता और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता। ठीक है, करिए। तो अगर जो मैं यहाँ पे करूँ डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका 0 हो गया अपॉन 1। अब 1 वैल्यू पुट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, 72 आप कर लोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 73 में भी ऐसे ही एकदम ये अलग रूल लगेगा, इधर के है, देखो इसमें देखा दूसरी लिमिट देखना, दूसरी लिमिट देखिए x टेंड्स टू k, x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो बेटा सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो सब कांस्टेंट है, चाहे y हो z हो कुछ भी हो। यहाँ पे जो वैल्यू है जिसकी लिमिट दी हुई है सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, उसी के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का होगा, अलग से एकदम उसी के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर का होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 102 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी का ये पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3 dice are rolled under the condition that no 2 dice show the same face, then what is the probability that one of the faces is having the number 6? ओके देखिए 3 डाइस हैं, कह रहा है किसी भी 2 डाइस पे सेम नंबर ना आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर जो मान लो इस वाले डाइस पर मान लो 6 आ गया, मान लो 6 आ गया, तो इस वाले डाइस पर 6 नहीं आना चाहिए। तो ये बताइए, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कह रहा है लास्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेसेस इज हैविंग द नंबर 6। 6 इन 3 डाइस पे कैसे कैसे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है। 3 कंडीशन है 6 आने की। ठीक है, ओके तो टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी पहले वो देखते हैं, कितनी कंडीशन बनेंगी। देखो पहले वाले डाइस पे मैं मान लेता हूं पहले वाले डाइस पे 6 में से कोई एक नंबर आया, 6 में से कोई एक नंबर आया, वो कह रहा है कि किन्हीं भी 2 डाइस पर सेम नंबर नहीं आना चाहिए। मान लो 6 में से एक नंबर आया, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, मतलब कितने तरीके से एक नंबर आ सकता है, 6 तरीके से पहली वाली पोजीशन पे। ओके, कह रहा है किन्हीं भी 2 डाइस पर सेम नंबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर इस पर 6 तरीके से आया तो इस पर 5 तरीके से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो 6 तरीके से इस पे आया तो कहीं ना कहीं नंबर किसी ना किसी कंडीशन में, किसी ना किसी सिचुएशन में मैच करेगा और हमें मैच नहीं कराना, समझ रहे हो। इस पर जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 तरीके से
आ सकता है इस पर, इस पोजीशन पर नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो दो डाइस हैं उन पर जो नंबर है सेम ना आए। इसका मतलब इस डाइस पर 5 तरह से नंबर आ सकता है, क्योंकि 6 तरीके से नंबर आएगा तो एक कंडीशन जरूर इसमें क्या होगी, इन दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाएगा। अब इस वाले डाइस पे कितने तरीके से कोई नंबर आ सकता है, तो 4 तरीके से। क्यों इस पर 5 तरीके से क्यों आया बेटा, अगर 5 तरीके से आता तो सेकंड वाले से मैच कर जाता, हमें कोई भी दो डाइस मैच नहीं करने। ठीक है, तो टोटल कंडीशन होगी ये, तो टोटल कंडीशन हमेशा नीचे आती है 6 + 5 + 4। ठीक है, ओके, तो यानी टोटल हमारी जो कंडीशन आ चुकी है वो आ चुकी है 120। कितनी आ चुकी है, 120। अब हमारा 6 कितने तरीके से आ सकता है, 6 हमारा आ सकता है 3 तरीके से। कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीके से आ सकता है क्रॉस। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं 6 हमारा एक जगह फिक्स ले लेगा, नहीं ले लेगा। जब भी हमारा इन केसेस में 6 आएगा तो वो एक प्लेस ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर जो फर्स्ट वाले ने एक प्लेस ले लिया, ये फिक्स है 6, यानी एक तरीके से फिल हो गए। जो हमारा ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो प्लेस है वो 6 से ही मैं कह रहा हूं 6 नंबर ही आ रहा है, 6 तरीके से नहीं, 6 नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब कितने तरीके से फिल हो सकता है, एक तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि दो डाइस सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर आ सकता है, यहाँ पे तरीके से आएगा 5 तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से आएगा, 4 तरीके से। यानी टोटल ये 3 प्लेसेस कितने तरीके से बनेंगे, 1 क्रॉस 5 क्रॉस 4 इंटू 3 केसेस, तो 5 क्रॉस 4। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे 103 लास्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्या दिया है, P of A union B is equal to 5/6, P of A intersection B equal to 1/3 and P not A। तो हमें दे रखा है P A union B is equal to 5/6, P A intersection B is equal to 1/3 and P not A का मतलब है A dash दिया हुआ है 1/2। तो पूछा है ये स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। तो देखो सबसे पहला है कि P of B 2/3 है या नहीं। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को जो अप्लाई करूं, जो आपने पढ़ा होगा, P of A union B equal to P of A plus P of B minus of P A intersection B। तो देखो P of A कितना दे रखा है, P A dash दे रखा है। यहाँ से P of A निकालूं तो कैसे निकलेगा, 1 minus P of A dash। P of A dash कितना है, 1/2, यानी P of A जाएगा 1/2। P of B कैसे निकालनी है, P of A union B दे रखा है 5/6। ठीक है, P of B निकालना है, इंटरसेक्शन दे रखा है। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपकी कितनी आएगी, 1/6 कर लेना। P of B की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार देखना कितनी आ रही है। यहाँ से 1/6 और 5/6 माइनस 1/6 1/6 4/6 2/3, यानी पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है P of A इंटरसेक्शन B जो है वो P of A into P of B के इक्वल है। P of A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है हमें, पहले ऑलरेडी 1/3 है। P of A कितना है हमारे पास 1/2, P of A 2/3, 2 से 2 कैंसिल 1/3। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर C, P of A union B। P of A union B कितना दे रखा है, 5/6। कह रहा है कि ये जो P of A union B है वो ग्रेटर देन होगा P of A plus P of B से। P of A कितना है हमारा, P of A है 1/2, P of B है 2/3। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ रहा है, 6 3 plus 2 नहीं 3 plus 4 तो कितना आएगा 7/6। क्या कभी ये ग्रेटर देन होगा, क्या कभी ये ग्रेटर देन होगा 5/6 7/6 से ग्रेटर देन होगा, कभी नहीं होगा। तो ये ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। तो होप सो आपको हमारा जो सेशन है अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर जो आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।